हमारे इस अध्याय में हम प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। रिपब्लिक में प्लेटो ने आदर्श राज्य की परिकल्पना की और इस आदर्श राज्य में न्याय को बनाए रखने के लिए शिक्षा पद्धति के साथ साथ उसने एक नवीन सामाजिक व्यवस्था का भी चित्रण किया, जिसे प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सामाजिक व्यवस्था के प्रतिपादन में उसका मुख्य ध्येय यही था कि न्याय और शिक्षा व्यवस्था के होते हुए भी बाह्य आकर्षण और शारीरिक और सांसारिक दुर्बलताएं उसके संरक्षक वर्ग के मार्ग में बाधा न बने। वे निष्पक्षता एवं त्याग भावना से अपना कर्तव्य करें। इन बाहरी दुर्बलताओं के निराकरण के लिए उपयुक्त सामाजिक वातावरण ही प्लेटो का साम्यवाद है। प्लेटो की साम्यवादी विचारधारा पूर्णतः नवीन अथवा मौलिक नहीं थी। प्लेटो से पूर्व यूनानियों को साम्यवादी व्यवस्था का अनुभव था। इसका व्यवहारिक रूप यूनान के नगर राज्यों में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए स्पार्टा में स्त्रियों को राज्य हित की दृष्टि से उधार दिया जाता था। बालकों को 7 वर्ष की अल्पायु से ही राज्य द्वारा ले लिया जाता था और उनके भरण पोषण का संपूर्ण भार राज्य ही वहन करता था। स्पार्टा में सार्वजनिक जलपान गृह तथा भोजनालय की व्यवस्था थी, जिनमें स्त्री पुरुष बच्चे सभी को समान रूप से सामूहिक भोजन प्राप्त होता था। तत्कालीन ऐतिहासिक वास्तविकता होने के साथ साथ प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था में निम्नलिखित आधार भी पाए जाते हैं। पहला है मनोवैज्ञानिक आधार। प्लेटो राज्य को एक संपूर्णता मानता है और व्यक्ति को उसकी एक इकाई। उसके अनुसार राज्य के बाहर कोई मानव का अस्तित्व नहीं है और उसका व्यक्तिगत व मानसिक विकास राज्य में ही रहकर संभव है। प्लेटो का साम्यवाद अपने आप में कोई साध्य नहीं है, अपितु वह उसके आदर्श राज्य के न्याय तत्व की पूर्ति का एक साधन मात्र है। अपने आदर्श राज्य के 3 वर्गों में से प्रथम और द्वितीय वर्ग के लोगों को प्लेटो व्यक्तिगत संपत्ति से इसलिए दूर रखना चाहता है कि यह संरक्षक वर्ग निस्वार्थ रूप से राज्य की सेवा कर सके। दार्शनिक शासक भ्रष्टाचार, प्रतिद्वंदिता, प्रलोभन तथा व्यक्तिगत संपत्ति की लालसा से दूर रह सकें। इसलिए प्लेटो का साम्यवाद उन्हीं 2 वर्गों के लिए जिन पर शासन का भार होता है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है। राजनीतिक आधार। प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद का एक आधार यह भी है कि यदि राजनीतिक तथा आर्थिक शक्तियाँ एक हाथ में केंद्रित रहेंगी तो उसका दुष्परिणाम निकलेगा। इसलिए राजनीतिक विशुद्धता को कायम रखने के लिए वह राजनीतिक व आर्थिक शक्तियों को अलग अलग हाथों में स्थापित करना चाहता था। दार्शनिक आधार। इस आधार पर प्लेटो ने अपने साम्यवाद को विशेष कार्य के सिद्धांत द्वारा पुष्ट किया है। इसके अनुसार जिन व्यक्तियों को शासन का महत्वपूर्ण विशेष कार्य सौंपा गया हो, उन्हें अपने कार्य में बाधा अथवा विघ्न डालने संबंधी शारीरिक तत्वों से उसी प्रकार बचना चाहिए जैसे ईश्वर की भक्ति में लगे एक साधक या सन्यासी को घर, पत्नी, बच्चे, संपत्ति या सांसारिक मोह माया से दूर रखना। प्लेटो के साम्यवाद की व्याख्या। प्लेटो अपने साम्यवाद को राज्य के 2 अल्पसंख्यक वर्गों, शासक तथा सैनिकों तक ही सीमित रखना चाहता है। वह तृतीय बड़े वर्ग अर्थात जनसाधारण के लिए साम्यवादी व्यवस्था की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता है। प्लेटो की यह साम्यवादी योजना 2 भागों में विभाजित है। पहला संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा परिवार अथवा स्त्रियों का साम्यवाद। संपत्ति का साम्यवाद। प्लेटो शासकों और सैनिकों के लिए संपत्ति का निषेध करता है। वह इन दोनों वर्गों को सामूहिक रूप से राज्य के अभिभावक के नाम से संबोधित करता है। उसका विश्वास है कि संपत्ति एक बहुत बड़ा आकर्षण है जो किसी भी व्यक्ति को अपने पद से विचलित कर सकती है। संपत्ति पर शासकों का व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त किया जाना चाहिए, जिससे उनके मन और मस्तिष्क से संपत्ति के प्रति मोह माया को मिटाया जा सके। वह शासकों के लिए धन या संपत्ति को अनैतिक बतलाते हुए कहता है कि एक व्यक्ति के हाथ में संपत्ति और शासन की शक्ति केंद्रित रहने से वह पथभ्रष्ट होकर भीषण परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकता है। अतः संपत्ति की शक्ति को शासक की संपत्ति से अलग रखना ही श्रेयकर है। शासक तथा सैनिक वर्ग निजी संपत्ति के अधिकारी नहीं बन सकते। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से इनका 1 इंच भूमि पर भी स्वामित्व नहीं होना चाहिए। भूमि तथा पैदावार के केवल उत्पादक ही अधिकारी हैं। अभिभावक वर्ग के पास अपने निजी घर भी नहीं होने चाहिए। प्लेटो इनके लिए ऐसे शिविरों में रहने की व्यवस्था करता है जो सदैव खुले एवं सार्वजनिक हों। अपनी रिपब्लिक में प्लेटो ने शासकों की दिनचर्या का वर्णन करते हुए लिखा है कि प्रथम तो जितनी कम से कम व्यक्तिगत संपत्ति आवश्यक है, उससे अधिक संपत्ति उनमें से किसी को भी नहीं रखनी चाहिए। दूसरे, किसी के पास ऐसा घर अथवा भंडार कोष नहीं होना चाहिए जो सबके स्वेच्छापूर्व प्रवेश के लिए नित्य न खुला रहता हो। उसकी भोजन सामग्री इतनी मात्रा में और ऐसी होनी चाहिए जो कि संयमी एवं साहसी योद्धाओं भट्टों के लिए उपयुक्त हो। यह उनको नागरिकों द्वारा सुनिश्चित एवं सुनिर्धारित ढंग से उनकी संरक्षिता वृत्ति के रूप में इतनी मात्रा में मिलनी चाहिए कि न तो वर्ष के अंत में आवश्यकताओं से अधिक बची रहे और न ही कम पड़े। युद्ध शिविरों में भाग लेने वाले योद्धाओं के समान उनका भोजन एवं रहना सामूहिक होना चाहिए। रही सोने चांदी की बात, तो इस विषय में हम उनसे कहेंगे कि सोना और चांदी
तो उनके देवताओं द्वारा नित्य ही अपनी आत्मा के भीतर प्राप्त है, अतः उनको मृतलोक की निम्न कोटि की कोई धातु की आवश्यकता नहीं है। प्लेटो के उपरोक्त कथन से संपत्ति के साम्यवाद के राजनीतिक तथा व्यवहारिक आधार पर जोर दिया गया। इसमें उन्होंने यह मान्यता प्रकट की कि आर्थिक और राजनीतिक दोनों प्रकार की शक्तियाँ प्रभुता शासक वर्ग को भ्रष्ट करती है। राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्यों को अलग अलग रखते हुए प्लेटो चाहता है कि आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए व्यक्ति राजनीतिक शक्ति में भाग न लें और राजनीतिक सत्ता के स्वामी हो तो वे आर्थिक हित न रखें। अभिभावक वर्ग के लिए ऐसे अपरिहार का विधान बनाने का एक कारण यह भी है कि प्लेटो केवल उन्हीं व्यक्तियों को रक्षा और शासन की बागडोर सौंपना चाहता है जो साहस और बुद्धि से भरपूर हो। दूसरे शब्दों में बुद्धि की श्रेष्ठता और शासन में भाग लेने की एकमात्र योग्यता मान्यता है। उनका विचार है कि यदि राज्य में संपत्ति संग्रह की प्रत्येक को खुली छूट दे दी जाए तो यह संभव है कि राजनीतिक पदों के लिए चुनाव का आधार ज्ञान या सद्गुण न रहकर संपत्ति हो जाएगी। उसकी दृष्टि में निजी संपत्ति का विनाश इस बात की गारंटी है कि सरकारी पदों पर लोग अपने गुणों के कारण आएंगे, न कि अपनी शक्ति के आधार पर। दूसरा, परिवार अथवा संपत्तियों का साम्यवाद। प्लेटो ने अभिभावक गण के लिए निजी संपत्ति का विरोध करने के साथ साथ ही उन्हें निजी परिवार का त्याग कर सारे राज्य को अपना वृहद परिवार मानने के लिए कहा है। इसमें प्लेटो का उद्देश्य यह था कि शासन और सैनिक वर्ग कंचन के साथ साथ कामनी के मोह से भी मुक्त होकर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा न करें। प्लेटो का मत है कि परिवार का मोह धन के मोह से अधिक प्रबल होता है और मनुष्य इसके लिए अनेक प्रकार के अनुचित और अनैतिक कार्य करने के लिए भी तैयार हो जाता है। सेबाइन के शब्दों में संपत्ति की बात ही प्लेटो विवाह का भी उन्मूलन करता है। यहाँ भी उसका यही उद्देश्य है कि प्लेटो को विचार है कि मोह पारिवारिक स्नेह बंधनों के कारण जन्मता है। यदि शासक परिवार के प्रति अनुरक्त होंगे तो वे राज्य कार्य को पूरा ध्यान नहीं दे सकेंगे। संतान संबंधित चिंता व्यक्ति को स्वार्थी व संकीर्ण बनाती है। यह संपत्ति संबंधी आकांक्षा से भी अधिक घातक है। घरों पर बच्चों की शिक्षा दीक्षा का पूरा प्रबंध नहीं हो सकता। घरों की शिक्षा बच्चों को इस योग नहीं बना सकती कि वे राज्य की पूरी निष्ठा के साथ सेवा कर सकें। सेबाइन कहते हैं कि विवाह के संबंध में प्लेटो का एक और भी उद्देश्य था कि पुरुष प्राय बड़ी लापरवाही से संभोग करते हैं। इस तरह की लापरवाही घरेलू जानवरों तक में नहीं पाई जाती। किसी भी जाति की उन्नति तभी हो सकती है जबकि उसके स्त्री पुरुषों का संभोग क्रिया नियंत्रित हो और केवल कुछ चुने हुए स्त्री पुरुषों को संभोग करने और संतान उत्पन्न करने की अनुमति दी जाए। परिवार के उन्मूलन के पक्ष में कहते हैं कि वह नारी जाति की विमुक्ति है। प्लेटो के समय में यूनान में नारी जाति की दशा अत्यंत शोचनीय थी। उन्हें घर की चार दीवारी के बाहर नहीं निकलने दिया जाता। उनका कार्यक्षेत्र मकान की दीवारों और परिवार की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। प्लेटो की यह मान्यता थी कि नारी जाति के उत्थान के लिए उनका कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक और विस्तृत होना चाहिए। यह तभी संभव है जबकि परिवार अथवा विवाह व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया जाए। प्लेटो ने विवाह के अंत की व्यवस्था कर एथेंस में स्त्रियों की स्थिति की आलोचना की। उनके कार्यकलाप केवल घरों को चलाने और बच्चों के पालन पोषण तक ही सीमित थे। प्लेटो के विचार में यह अनुचित था। उसके कारण राज्य अपने आधे भावी संरक्षकों की सेवा से वंचित हो सकता था। प्लेटो स्त्री और पुरुषों में कई आधारभूत भेद भी स्वीकार नहीं करता। उनके विचार में स्त्रियों में इतनी योग्यता है कि वे राजनीतिक या सैनिक कार्यों में भाग ले सकती हैं। उपरोक्त धारणाओं के आधार पर प्लेटो परिवार या पत्नियों के साम्यवाद की योजना बनाते हैं। आगे इस सिद्धांत का स्वरूप बतलाते हुए कहते हैं कि संरक्षक स्त्री पुरुषों में कोई भी अपना निजी घर परिवार नहीं बनाएगा। कोई भी किसी के साथ व्यक्तिगत रूप से सहवास नहीं कर सकेगा। शासक स्त्रियां सब शासक पुरुषों की समान रूप से पत्नियां होंगी। इनकी संतानें भी समान रूप से सबकी होंगी और न तो माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगे और न संतान माता पिता को। स्पष्ट है कि प्लेटो ने साम्यवादी व्यवस्था के अनुसार अभिभावक वर्ग के व्यक्तियों को विवाह करके स्थायी रूप से परिवार बसने की आज्ञा नहीं दी है। सुंदर, स्वस्थ और बलशाली व्यक्ति ही राज्य की आवश्यकता अनुसार संतान उत्पादन के लिए स्थायी रूप से विवाह कर सकेंगे और उसने पैदा होने वाली शिशु राज्य के संरक्षण में पाले जाएंगे। वास्तव में प्लेटो सर्वोच्च नारियों को राज्य की सेवा के लिए भर्ती करने और उन्हें उच्चतम शिक्षा प्रदान करने के लिए गृहस्थ जीवन की चाकरी से स्वतंत्र करना चाहता था। पहला, वह परिवार के घातक व संकीर्णतावादी क्षुद्र प्रभावों से अभिभावक वर्ग को मुक्त रखना चाहता था। वह नारी की मुक्ति तथा समान अधिकार का पक्षपाती था। उत्तम संतान प्राप्ति के लिए प्रजनन शास्त्र की दृष्टि से प्लेटो की यह व्यवस्था वांछनीय प्रतीत होती है। उत्तम संतान पाने के लिए स्त्री पुरुष का यौन संबंध विकसित यौन काल में होना चाहिए। अतः प्लेटो ने यह व्यवस्था करी कि स्त्रियां 20 वर्ष की अवस्था से लेकर 40 वर्ष की अवस्था तक राष्ट्र के लिए संतान उत्पन्न करेगी और पुरुष पूर्ण यौन प्राप्त कर लेने के बाद 25 वर्ष की अवस्था से लेकर 55 वर्ष की अवस्था तक राष्ट्र के लिए संतान पैदा करेंगे। इस अवस्था से पहले संतान उत्पन्न करने वालों का कार्य अवैधानिक, अधार्मिक और अन्यायपूर्ण होगा। प्लेटो के साम्यवाद की विशेषताएं।
प्लेटो का विश्वास है कि साम्यवादी व्यवस्था में आत्मिक जीवन के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। शिक्षा योजना की भांति प्लेटो के साम्यवाद का उद्भव भी न्याय के नाम पर होता है। यह प्लेटो का चरम लक्ष्य है, आध्यात्मिक उत्कर्ष। प्लेटो का साम्यवाद एक साधन नहीं अपितु साधन है। साम्यवाद केवल संरक्षक और शासक वर्ग के लिए है। उसका उद्देश्य उन रुकावटों और प्रलोभनों को दूर करना है जिनके द्वारा राज्य के न्याय की स्थापना में बाधा पड़ती है। प्लेटो व्यक्ति की स्वार्थ रहित और परोपकारी भावना को श्रेष्ठता देने के लिए संपत्ति को ही नहीं अपितु स्त्री और बच्चों तक को साम्यवाद के अंतर्गत ले लिया है, ताकि संरक्षक वर्ग परिवार के सुख बंधन में न पड़कर देश सेवा में रत रह सके। प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था का उद्देश्य राज्य का हित साधन है, न कि संबंधित वर्गों का। प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था एक मनोवैज्ञानिक आधार पर आधारित है। प्लेटो के साम्यवाद की आधुनिक साम्यवाद से तुलना। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की तुलना में व्यक्ति के अस्तित्व को महत्व न देते हुए यह माना है कि मनुष्य राज्य में रहकर भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति सरलता के साथ कर सकता है। प्लेटो ने अनियमित आर्थिक प्रतियोगिता को कोई महत्व नहीं दिया। मार्क्सवादी साम्यवाद भी अनियमित आर्थिक प्रतियोगिता में कोई स्थान नहीं देता है। प्लेटो ने साम्यवाद की योजना काल्पनिक और अव्यवहारिक है। मार्क्सवादी योजना का भी यदि गहराई और विस्तार से विश्लेषण करे तो वह अव्यवहारिक ठहरती है। प्लेटो ने मानव की स्वार्थ भावना पर ध्यान न देकर उसकी मूल प्रवृत्तियों का बहिष्कार किया और उनके मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की उपेक्षा की। मार्क्स ने भी व्यक्ति का बहुत कुछ अव्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक चित्रण करते हुए उसकी स्वार्थ वृत्ति पर ध्यान नहीं दिया है। प्लेटो का साम्यवाद एकांगी है क्योंकि वह मानव स्वभाव के नैतिक तथा आध्यात्मिक पहलू को ही स्पष्ट करता है। आधुनिक साम्यवाद भी अधूरा है क्योंकि उसमें भौतिकवाद तथा आर्थिकवाद को ही प्रधानता दी है। असमानता है। प्लेटो के साम्यवाद का दृष्टिकोण आध्यात्मिक, निराशावादी और विरक्ति मूलक है। उसने मानव मस्तिष्क तथा नैतिक पहलुओं पर यह आग्रह किया है यह अभिभावक वर्ग निस्वार्थ रूप से राज्य की रक्षा और एकता के लिए कार्य करेंगे। इसके विपरीत आधुनिक साम्यवाद का दृष्टिकोण भौतिकतावादी, क्रांतिवादी तथा प्रगतिशील है। यह मानवता को आशावाद का संदेश देता है और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में विश्वास रखता है। प्लेटो का साम्यवाद सैनिक वर्ग पर ही लागू होता है, उत्पादक वर्ग पर नहीं। उत्पादन के साधनों पर उत्पादक वर्ग का एकाधिकार स्थापित किया जा सकता है। प्लेटो के साम्यवाद में वर्ग निहित है और साथ ही इसमें राज्य का लोप नहीं होता है। आधुनिक साम्यवाद में वर्गविहीन समाज की व्यवस्था, उसके सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के बाद राज्य के लोप होने की परिकल्पना की गई है। प्लेटो के साम्यवाद की प्राप्ति का मार्ग नकारात्मक है, जबकि आधुनिक साम्यवाद की प्राप्ति का मार्ग क्रांति और प्रचार है। प्लेटो के साम्यवाद में राजनीतिक व आर्थिक शक्तियों को पृथक पृथक हाथों में सौंपा गया है। इसके विपरीत आधुनिक साम्यवाद में दोनों शक्तियों को पृथक नहीं माना गया है। प्लेटो के साम्यवाद में संपत्ति और परिवार दोनों पर सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था है। आधुनिक साम्यवाद केवल पूंजी के ही सामूहिक स्वामित्व का आयोजन करता है। प्लेटो का साम्यवाद उच्च वर्गों को प्रधानता देता है। आधुनिक साम्यवाद निम्न और श्रमिक वर्गों को, पहला कुलीन तंत्र का पोषक है, दूसरा कुलीन तंत्र का विरोधी है। प्लेटो के साम्यवाद की अरस्तु द्वारा आलोचना। प्लेटो की साम्यवाद की अरस्तु ने निम्न आलोचना की है। प्लेटो संपत्ति विषयक साम्यवाद की योजना समाज में संघर्ष और फूट की वृत्ति को बढ़ाने के लिए वाली है। व्यक्तिगत संपत्ति में व्यक्ति के स्वार्थ का एक क्षेत्र अलग होता है, अतः पारस्परिक कलह का एक मुख्य कारण स्वतः ही दूर हो जाता है। प्लेटो का साम्यवाद विविधता का शत्रु है और बिना विविधता के बौद्धिकता का विकास नहीं हो सकता है। एकता में अनेकता तत्व आवश्यक है। यदि निर्जीव एक रूपता स्थापित की गई तो वह हानिकारक होगी। प्लेटो का संपत्ति संबंधी साम्यवाद ऐतिहासिक आधार पर भी दोषपूर्ण है। जिस व्यवस्था को समाज ठुकराता है उसकी अपूर्णता स्पष्ट है। प्लेटो जिन बुराइयों को दूर करने के लिए साम्यवादी व्यवस्था का आयोजन करता है वे बुराइयां संपत्ति पर स्वामित्व को समाप्त करने से नहीं मिटेंगी। इस व्यवस्था में मनुष्य के मन से हिंसा, द्वेष, घृणा और शोषण आदि की भावनाएं समाप्त नहीं हो पाएंगी। प्लेटो का संपत्ति का साम्यवाद अव्यवहारिक है, जिसे लागू करने से अनेक नवीन और अधिक समस्याओं का जन्म होगा। वह व्यक्ति को समाप्त कर उसके स्वचालित यंत्र मात्र बना देता है। प्लेटो की स्त्रियों के सामूहिक स्वामित्व की योजना से यौन क्षेत्र में अराजकता उत्पन्न हो जाएगी और सुंदर स्त्री को प्राप्त करने की कामना अनेक पुरुष करेंगे। तब संभवतः संघर्षों और विवादों का जन्म होगा। पत्नियों के साम्यवाद के कारण राज्य घृणा और द्वेष का घर बन जाएगा। प्लेटो का परिवार या स्त्री संबंधी साम्यवाद मानव नैतिकता और पवित्रता पर भीषण आघात करने वाला है। यह राज्यों को विभक्त करके प्लेटो स्वयं की व्यवस्था, उसकी एकता व्यवस्था को दृढ़ करता है। प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना। प्लेटो के साम्यवाद की वर्तमान आलोचनाएं भी बहुत कुछ वही हैं जो अरस्तु ने की है। प्लेटो ने मनुष्य की मूल प्रवृत्ति का बिल्कुल विपरीत पक्ष लिया है। उसकी संपत्ति और परिवार संबंधी साम्यवाद कोरा काल्पनिक है। यह अव्यवहारिक धारणा है कि व्यक्ति निजी संपत्ति पर अधिकार न रखे और राज्य निर्मित बैरकों में भोजन करे। यह तो उनके साथ एक प्रकार से कैदियों और दासों का सा व्यवहार होगा।
प्लेटो के साम्यवाद का एक गंभीर दोष यह है कि वह जिस सच्ची आत्म भावना को जगाना चाहता है उसी के आधार को नष्ट करके वह उसकी संभावना का अंत कर देता है। प्लेटो का साम्यवाद प्रजातांत्रिक न होकर अभिजानतांत्रिक है। यह राज्य में केवल दार्शनिक राजा रानी ही शासन करते हैं। उनके साम्यवाद का सिद्धांत राज्य के तृतीय उत्पादन वर्ग पर भी लागू नहीं होता है, क्योंकि वे निजी संपत्ति का उपभोग कर सकते हैं, परिवार रख सकते हैं। इसी प्रकार प्लेटो साम्यवाद की योजना करते हुए समय नागरिकों के बहुसंख्यक को इस व्यवस्था से अछूता रखता है। उसका संपत्तिवाद साम्यवाद केवल संरक्षक तथा शासक वर्ग के लिए, इससे राज्य में दो वर्ग उत्पन्न कर समाज तथा समानता की व्यवस्था को आघात पहुंचेगा। सारांश में यही कहा जा सकता है कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए जिस साम्यवादी व्यवस्था की परिकल्पना की वह व्यवहारिक जगत में खरा नहीं उतरता है। धन्यवाद।